हेलो स्टूडेंट्स, फिजिक्स इन इजी वे में आपका स्वागत है। फिजिक्स इन इजी वे के साथ कॉन्सेप्ट को समझना हुआ सबसे आसान। तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो बेस्ड है जनरेटिंग फंक्शंस के बारे में। इससे पहले मैं पॉइसन ब्रैकेट एंड कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन पर वीडियोस अपलोड कर चुका हूं। जिसने वो नहीं देखी है तो पहले उसको देख लीजिए, उसके बाद अगर आप ये लेक्चर अटेंड करेंगे तो आपको बेटर समझ में आने वाला है। इसका लिंक मैंने आई बटन पर दे दिया है। जनरेटिंग फंक्शन को समझने से पहले हमें कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन का थोड़ा बहुत नॉलेज होना जरूरी है, तो इसलिए हम शुरुआत करेंगे कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन से ही। तो कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन एक तरह की ट्रांसफॉर्मेशन ही है जो कि ओल्ड पोजीशन एंड मोमेंटम, बेसिकली जनरलाइज पोजीशन एंड जनरलाइज मोमेंटम को न्यू जनरलाइज पोजीशन एंड जनरलाइज मोमेंटम में कन्वर्ट करने का काम करती है। यहां मैंने ओल्ड जनरलाइज कोऑर्डिनेट को क्यू से दिखाया है और जनरलाइज मोमेंटम को पी से दिखाया है, जो कि दोनों ही स्मॉल है। इसका कन्वर्जन हमने किया हुआ है कैपिटल क्यू कैपिटल पी में, जहां कैपिटल क्यू जो है वो न्यू जनरलाइज कोऑर्डिनेट है और कैपिटल पी जो है वो न्यू जनरलाइज मोमेंटम है। स्मॉल क्यू स्मॉल पी सेट के रेस्पेक्ट में जो हमारा लैग्रेंजियन है वो एल है। कैपिटल क्यू कैपिटल पी के रेस्पेक्ट में जो हमारा लैग्रेंजियन है उसको हमने एल बार से रिप्रेजेंट किया। सिमिलरली जो ओल्ड यानी कि क्यू और की के रेस्पेक्ट में जो हमारा हैमिल्टोनियन है उसे हमने कैपिटल एस से रिप्रेजेंट किया है, और जो हमारे न्यू सेट बना इस न्यू सेट के रेस्पेक्ट में जो हमारा हैमिल्टोनियन है वो एच बार से हमने रिप्रेजेंट किया हुआ है। अब हमें समझना है कि जनरेटिंग फंक्शन क्या होते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं, जो कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन होता है, कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन में हमारी जो हैमिल्टन्स इक्वेशन है, जो हैमिल्टोनियन इक्वेशन ऑफ मोशंस है वो कंजर्व रहती है, उसकी फॉर्म कंजर्व रहती है। मतलब कि अगर यहां पर हैमिल्टोनियन इक्वेशन ऑफ मोशन लग रही है तो इसमें भी हैमिल्टोनियन इक्वेशन ऑफ मोशन लगेगी ही लगेगी। ऐसा नहीं है कि जो हमारा ओल्ड सेट है उस पर तो हैमिल्टोनियन इक्वेशन ऑफ मोशन एप्लीकेबल है पर न्यू पे नहीं हो रही, ऐसा नहीं हो सकता। दोनों पे भी इक्वली अप्लाई होती है। तो अगर मैं ओल्ड सेट को ले लूं, स्मॉल क्यू स्मॉल पी को, तो हमारी जो हैमिल्टन्स इक्वेशन मोशन होती है क्यू के डॉट इक्वल्स टू डेल एच अपॉन डेल पी के कॉमा पी के डॉट माइनस डेल एच अपॉन डेल क्यू के। ये दो इक्वेशंस ऑफ मोशंस हैं जिसको बोलते हैं हम हैमिल्टन्स इक्वेशन ऑफ मोशन बोला जाता है। तो यहां पे मैंने ओल्ड हमारे सेट लिए हुए हैं। देखो, अगर ध्यान से देखो तो हैमिल्टोनियन भी मैंने ओल्ड लिया हुआ है। मैंने जनरलाइज जो पोजीशंस और जनरलाइज जो मोमेंटम्स है मेरे, उनको भी मैंने स्मॉल से दिखाया है क्योंकि ये क्या है, ओल्ड सेट के लिए है। अगर हम बात करें न्यू सेट के लिए, न्यू सेट की अगर हम बात करें तो स्मॉल क्यू के डॉट के बदले हो जाएगा कैपिटल क्यू के डॉट, हैमिल्टोनियन के बदले हो जाएगा हैमिल्टोनियन का बार, बिकॉज हमने हैमिल्टोनियन के बार से हमारे न्यू हैमिल्टोनियन को रिप्रेजेंट किया हुआ है। ऐसे ही स्मॉल पी के जगह हो जाएगा कैपिटल पी के, फिर यहां पी के डॉट की जगह हो जाएगा कैपिटल पी के डॉट माइनस डेल स्मॉल जो एच था हमारा, एच की जगह पर हो गया न्यू हैमिल्टोनियन एच बार, और क्यू के जगह पर हो गया है कैपिटल क्यू के। यानी कि अगर ओल्ड सेट में हैमिल्टन इक्वेशन ऑफ मोशन एप्लीकेबल है तो न्यू सेट में भी वो हैमिल्टोनियन इक्वेशन ऑफ मोशन एप्लीकेबल होती है, उसकी फॉर्म कंजर्व रहती है। तो मैंने यहां पर लिखा हुआ है फॉर कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन, अगर ट्रांसफॉर्मेशन कैनोनिकल है तभी ये पॉसिबल है, ध्यान रखना। फॉर कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन हैमिल्टन्स इक्वेशन ऑफ मोशन रिटेन इट्स फॉर्म, जो हैमिल्टन इक्वेशन ऑफ मोशन है वो अपनी फॉर्म को रिटेन करती है अगर ट्रांसफॉर्मेशन कैनोनिकल है तो। कैनोनिकल नहीं है तो नहीं करी। कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है कि जो हमने ये जो न्यू सेट हमारा आया क्यूपी जो आया हमारा, उसका ओल्ड वाले क्यूपी के रेस्पेक्ट में जो अगर हम पॉइसन ब्रैकेट कैलकुलेट करें तो 1 आना चाहिए, या फिर हमारा जो ओल्ड वाला था स्मॉल क्यू स्मॉल पी, उसका पॉइसन ब्रैकेट विद रिस्पेक्ट टू न्यू क्यू न्यू पी, वो भी 1 आना चाहिए। अगर ऐसी कंडीशन होती है तो हम कहते हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन कैनोनिकल है। कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए ये कंडीशन होल्ड होती है, इसको मैंने डिटेल में इससे पहले की वीडियो में बताया हुआ है आपको। अगर बाई चांस ये कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है, यानी कि क्यूपी का पॉइसन ब्रैकेट क्यूपी के रेस्पेक्ट में 1 आ रहा है, तो हम कहते हैं कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन है। और कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन होने के लिए जो ओल्ड हैमिल्टोनियन है और जो न्यू हैमिल्टोनियन है उसके लिए हैमिल्टन्स जो इक्वेशन ऑफ मोशन होती है, हैमिल्टोनियन इक्वेशन ऑफ मोशन होती है, उसकी फॉर्म कंजर्व रहती है। फॉर्म कंजर्व रहने का मतलब जो फॉर्म यहां है वही फॉर्म यहां रहेगी, बट यहां हमने स्मॉल के टर्म्स में लिखा था, यहां कैपिटल हो जाएंगे और यहां पे एच की जगह पर यहां पर हो जाएगा एच बार, क्योंकि हमने एज्यूम किया हुआ है ये न्यू सेट है, ये हमारा ओल्ड सेट है। ओके, अब बात करते हैं हम अगर हैमिल्टन्स प्रिंसिपल की। तो हैमिल्टन्स प्रिंसिपल भी दोनों के लिए इक्वली एप्लीकेबल होता है अगर ट्रांसफॉर्मेशन कैनोनिकल है। तो कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन होने पर क्या होगा, जो हमारा ओल्ड सेट था वहां पर भी हैमिल्टन्स प्रिंसिपल एप्लीकेबल होगा, और जो हमारा न्यू सेट बना है उस पर भी हैमिल्टन्स प्रिंसिपल एप्लीकेबल होगा। हैमिल्टन प्रिंसिपल हमारा होता है एक्शन ऑफ
इंटीग्रल T1 टू T2 L dt इक्वल्स टू 0। तो ये हमारा हैमिल्टन प्रिंसिपल होता है, जिसको मैं पीछे के लेक्चर्स में डिस्कस कर चुका हूँ। अगर आपने नहीं देखा है तो उसको देख लीजिए, उसके बाद अगर आप देखेंगे तो बेटर समझ में आने वाला है। ठीक है, तो हमारा जो पहला लैग्रेंजियन L है, जो ओल्ड कोऑर्डिनेट का लैग्रेंजियन L है, उसके रेस्पेक्ट में इसको मैंने यहां लिख दिया, इक्वेशन 1 मान लिया। एंड जो मेरा न्यू लैग्रेंजियन L बार है, उसके रेस्पेक्ट में अगर लिखूं तो यहां मेरा L बार आ जाएगा। L बार मैंने यहां लिख दिया, तो दो इक्वेशंस मैंने बना ली। ये भी मेरा हैमिल्टन प्रिंसिपल से आया, ये भी मेरा हैमिल्टन प्रिंसिपल से आया, क्योंकि अगर हम ट्रांसफॉर्मेशन कौन सी कर रहे हैं, कैनोनिकल कर रहे हैं, तो हैमिल्टन प्रिंसिपल होल्ड होता है। तो इसलिए यहां पे मैंने लिखा हुआ है टू कंजर्व द फॉर्म ऑफ हैमिल्टोनियन इक्वेशन की फॉर्म को कंजर्व कर रखने के लिए हमारा जो है हैमिल्टन प्रिंसिपल है, वो ओल्ड के लिए और न्यू लैग्रेंजियन दोनों के लिए एप्लीकेबल होता है। तो ये ओल्ड के लिए मैंने लिख दिया, ये न्यू के लिए मैंने लिख दिया, इक्वेशन 1 बना दिया, इक्वेशन 2 बना दिया। ठीक है, दीज टू इक्वेशंस होल्ड सिमिल्टेनियसली, ये दोनों इक्वेशन को अगर सिमिल्टेनियसली होल्ड करना है, यानी कि L का इंटीग्रेशन भी 0 आ रहा है और L बार का इंटीग्रेशन भी 0 आ रहा है सेम इंटीग्रल की लिमिट के अंदर, तो ये तभी होल्ड हो सकता है जब हमारा ये कंडीशन होल्ड हो। ये कंडीशन होल्ड मतलब कि जो इन दोनों इंटीग्रल का जो डिफरेंस है, ठीक है ना, जो ये पहला इंटीग्रल है और जो दूसरा इंटीग्रल है, देखो पहला इंटीग्रल क्या है, डेल T1 से T2 L dt, और दूसरा इंटीग्रेशन क्या है, L बार dt, सेम है इंटीग्रेशन, दोनों को माइनस करोगे तो ये इसके इक्वल आना चाहिए, एक फंक्शन के इक्वल आना चाहिए। एक फंक्शन यानी df अपॉन dt के ही इंटीग्रल T1 से T2 dt और डेल, ये कंडीशन सेटिस्फाइड होनी चाहिए। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है तभी हम हैमिल्टन प्रिंसिपल दोनों के लिए एप्लीकेबल होती है। इसका मतलब ये दोनों जो इंटीग्रेशन, इनका जो डिफरेंस करेंगे, हम माइनस करेंगे इन दोनों को, तो वो किसके इक्वल होना चाहिए, df अपॉन dt के इंटीग्रेशन के, सेम इंटीग्रेशन ले लोगे वाला, और उसी इंटीग्रेशन का हम ले लेंगे यहाँ पर एक्शन ले लेंगे। अगर ये इक्वेशन ट्रू होती है तभी ये 1 और 2 भी इक्वेशन ट्रू होती है। अब यहां पर जो ये हम f ले रहे हैं, इसी f को हम बोलते हैं जनरेटिंग फंक्शन बोल, जिसके बारे में हम यहां पर आज डिस्कस करने वाले हैं। ये जो हमने आर्बिट्ररी फंक्शन चूज किया है, ये f हमारा क्या आर्बिट्ररी फंक्शन है, ठीक है ना, एक आर्बिट्ररी फंक्शन है जिसको हमने चूज किया है, खुद से एज्यूम किया गया है ताकि हमारी ये कंडीशन जो है होल्ड हो जाए। इसी फंक्शन f को हम बोलते हैं जनरेटिंग फंक्शन बोलते हैं। अब इसको अगर हम आगे देखें तो आगे यहां से हम एक्शन कॉमन ले सकते हैं, इंटीग्रल T1 से T2 कॉमन ले सकते हैं, dt कॉमन ले सकते हैं, तो यहां पर मेरा आएगा L माइनस L बार आ जाएगा, और यहां मेरा आ जाएगा df बाई dt। जैसे हम जानते हैं जो हमारा हैमिल्टन प्रिंसिपल है वो बोलता है कि एक्शन ऑफ लैग्रेंजियन dt T1 से T2 0 होता है। तो यहाँ पे भी अगर ध्यान से देखो तो ये मेरा एक लैग्रेंजियन बन रहा है, क्योंकि और ये मेरा dt बन रहा है, और ये मेरा T1 से T2 इंटीग्रल बन रहा है, उसका एक्शन लिया जा रहा है, तो ये क्या होगा, 0 होगा, ये वाला पार्ट 0 हो जाएगा। जैसे ये वाला पार्ट 0 हो जाएगा तो आपको मिल जाएगा एक्शन ऑफ इंटीग्रल T1 से T2 df अपॉन dt 0, ये 0 मिल जाएगा। इसको आप इंटीग्रल करोगे तो d से d कटेगा, इंटीग्रल df का इंटीग्रल f हो जाएगा, फिर आप लिमिट रखोगे T1 से T2, एक बार रखोगे f में आप T2 को अपर लिमिट को, एक बार रखोगे लोअर लिमिट को, आपको मिलेगा f फंक्शन ऑफ T2 माइनस f फंक्शन ऑफ T1 का एक्शन 0 आ जाएगा यहाँ से आपका, ठीक है। तो यहाँ पर जो ये f हम यूज कर रहे हैं, इस f को हम बोलते हैं जनरेटिंग फंक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जनरेटिंग फंक्शन बोलते हैं। और इस जनरेटिव फंक्शन का काम क्या है, जो हमारे ओल्ड हैमिल्टोनियन है और जो हमारा न्यू हैमिल्टोनियन है उसके बीच में एक रिलेशन को स्टेबलाइज करना है। यानी कि अगर आपको पता है कि ये ओल्ड हैमिल्टोनियन इतना है, तो हम जनरेटिंग फंक्शन की हेल्प से न्यू हैमिल्टोनियन फाइंड कर सकते हैं। इससे हमें एक रिलेशन मिलेगा ओल्ड एंड न्यू हैमिल्टोनियन के बीच में। जो हमारा ओल्ड हैमिल्टोनियन है h, उस पर अगर हम ऐड कर देते हैं जनरेटिंग फंक्शन का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टाइम कर देते हैं, तो हमारा जो जनरेटिंग फंक्शन है ये पोजीशन, मोमेंटम एंड टाइम या फिर कोऑर्डिनेट मोमेंटम एंड टाइम का फंक्शन होता है। तो अगर मैं इस f के रेस्पेक्ट में, इस f को टाइम के रेस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट कर दूं, देन उसको अगर मैं ऐड कर दूं ओल्ड हैमिल्टोनियन में, तो मुझे न्यू हैमिल्टोनियन मिल जाता है। यही हमारा जनरेटिव फंक्शन का फिजिकल सिग्निफिकेंस है। अभी यहां पर हम डिफरेंट टाइप ऑफ जनरेटिंग फंक्शंस पढ़ने वाले हैं, और उससे हम कैसे न्यू हैमिल्टोनियन को फाइंड कर सकते हैं ये डिस्कस करने वाले हैं। इस रिलेटेड क्वेश्चन जो है आपका वो CSIR नेट में हर साल पूछे जाते हैं, गेट में पूछे जाते हैं। तो अभी इससे जो नेक्स्ट सेक्शन में हम पढ़ने वाले हैं वो हम पढ़ेंगे कि जो f है वो कितने टाइप के होते हैं और उनकी इक्वेशंस को हमें कैसे याद रखना है, कैसे हम उस इक्वेशंस को क्वेश्चंस में अप्लाई करें, सो दैट हमारे जो आने वाले क्वेश्चंस हैं वो इजीली सॉल्व हो जाए। तो अभी तक भी अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, घंटी नहीं बजाए तो दबा दीजिए, क्योंकि आने वाले टाइम पर
CSIR नेट की पूरी कोचिंग मैं आपको फ्री में यूट्यूब में देने वाला हूँ। अगर आप मुझे सपोर्ट करेंगे तो मैं आपको पूरी तरह सपोर्ट करूँगा। माना कि मेरा चैनल बहुत पुराना है, बट मुझे कभी टाइम नहीं मिल पाया अच्छे से वीडियो अपलोड करने के लिए। तो आज के बाद से मैं लेक्चर्स को डेली अच्छे से अपलोड करने वाला हूँ, ताकि आपको नेट की कोचिंग के लिए या किसी भी कोचिंग के लिए, गेट की कोचिंग के लिए आपको, या फिर MSc के स्टूडेंट हो तो आपको कोचिंग के लिए कभी भी पैसा खर्च करने ना पड़े। तो प्लीज़ मैं चाहता हूँ कि आप थोड़ा मुझे सपोर्ट दिखाएं, नहीं तो हो सकता है कि मेरा चैनल भी डेड हो जाए। तो प्लीज़ मुझे आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। तो प्लीज़ मेरे वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट सेक्शन की तरफ। तो जनरेटिंग फंक्शन हमारे 4 टाइप के होते हैं, जिन्हें याद करने के लिए मैंने यहाँ पर आपका एक स्क्वायर बनाया हुआ है। इस स्क्वायर में मैंने यहाँ पर कैपिटल Q स्मॉल q लिखा हुआ है, यहाँ पर स्मॉल p कैपिटल P लिखा हुआ है। तो आपको ये ध्यान रखना है, जो ये डायगोनल एलिमेंट्स हैं ये दोनों स्मॉल होंगे। यहाँ पर Q है, यहाँ पर P है, दोनों स्मॉल होंगे, और ये दोनों डायगोनल एलिमेंट्स जो हैं कैपिटल रहेंगे। ऐसे ध्यान रखना है आपको, क्योंकि स्क्वायर में जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं ये छोटे हैं, और ये दोनों डायगोनल एलिमेंट क्या रहेंगे, बड़े रहेंगे। यहाँ पर आपका Q आएगा, यहाँ पर आपका P आएगा, ये ध्यान रखना है आपने। अगर मैं पहले जनरेटिंग फंक्शन की बात करूं तो पहला जनरेटिंग फंक्शन जो होगा इस स्मॉल q से स्टार्ट होगा और कहां तक जाएगा, कैपिटल Q की तरफ को। तो ये जनरेटिंग फंक्शन G1 हो जाएगा। जो सेकंड जनरेटिंग फंक्शन होगा F1 से मैंने रिप्रेजेंट किया हुआ है, तो F1 कर लो। जो सेकंड जनरेटिंग फंक्शन होगा वो भी इस Q से ही स्टार्ट होगा और जाएगा P की तरफ को। तो यहां मुझे मिलेगा सेकंड जनरेटिंग फंक्शन F2। तो F1 मिलेगा Q से Q की तरफ को, F2 मिलेगा Q से P की तरफ को। तो मेरा जो पहला जनरेटिव फंक्शन होगा वो फंक्शन होगा Q का एंड टाइम का, क्योंकि टाइम का तो सभी जनरेटिव फंक्शन होंगे, बट स्मॉल q पे डिपेंड करता है, कैपिटल Q पे डिपेंड करता है, स्मॉल p पे डिपेंड करता है, कैपिटल p पे डिपेंड करता है। वो हमें इस ट्रायंगल से पता चलेगा। तो Q से Q की तरफ को जा रहा है हमारा F1 जनरेटिव फंक्शन मान लेंगे, यानी कि जो F1 फंक्शन होगा वो स्मॉल q कैपिटल Q एंड टाइम का फंक्शन होगा। ऐसे जो हमारा F2 जनरेटिंग फंक्शन होगा वो स्मॉल q कैपिटल P एंड टाइम का फंक्शन होगा। देखो, स्मॉल q कैपिटल P एंड टाइम का फंक्शन होगा। फिर अब इसको पकड़ लो, इस डायगोनल के बाद इस डायगोनल को पकड़ लो। F3 जो फंक्शन होगा वो यहां से मिलेगा, F3 फंक्शन मिलेगा यहां से, और F4 फंक्शन मिलेगा यहां से। यानी कि F3 फंक्शन जो होगा वो स्मॉल p कैपिटल Q का होगा। देखो, स्मॉल p कैपिटल Q, टाइम का तो होगा ही होगा, स्मॉल p कैपिटल Q का, और जो F4 होगा वो स्मॉल p कैपिटल P का होगा, स्मॉल p कैपिटल P का, और टाइम सब में आएगा। यानी कि जितने भी हमारे 4 के 4 जनरेटिंग फंक्शन है सब टाइम के तो फंक्शन होंगे ही होंगे, साथ में स्मॉल q स्मॉल p कैपिटल Q कैपिटल P इनके फंक्शंस भी होंगे। अब किसका फंक्शन होगा इसको डिसाइड करने के, इसको याद करने के लिए ट्रायंगल बनाया गया। इसमें यहाँ पर कैपिटल Q स्मॉल q लिखा गया, यहाँ पर स्मॉल p कैपिटल P लिखा गया है। शुरुआत हमेशा इन डायगोनल एलिमेंट से करनी है, ठीक है। तो पहला जो जनरेटिंग फंक्शन होगा वो होगा इसका फंक्शन, इसका और इसका, स्मॉल q कैपिटल Q का। सेकंड वाला स्मॉल q कैपिटल P का, थर्ड वाला स्मॉल p कैपिटल Q का, फोर्थ वाला स्मॉल p कैपिटल P का। तो आई होप आपको इतना समझ में आ चुका होगा। दूसरी बात, जब हम कैपिटल Q और स्मॉल p को लिखेंगे, की इक्वेशन को लिखेंगे, तो उस केस में हमें पॉजिटिव साइन लगाना है, और जब हम स्मॉल q स्मॉल p को की इक्वेशंस को लिखेंगे तो हमें नेगेटिव साइन लगाना पड़ेगा। तो याद करने का तरीका यह रहेगा कि Q मतलब क्यूब और P मतलब पॉइंट से याद कर लो। आप Q मतलब क्यूब याद कर लो और P मतलब पॉइंट याद कर लो। तो क्यूब का साइज बड़ा होता है कि पॉइंट का साइज बड़ा होता है? क्यूब का साइज बड़ा होता है, तो क्यूब बड़ा तो मतलब क्यूब बड़ा यूज करोगे आप, और पॉइंट छोटा होता है इसलिए P छोटा यूज करोगे, और रहेगा पॉजिटिव। तो पॉजिटिव केस को याद करना है आपने। पॉजिटिव केस को याद करने का तरीका है क्यूब पॉइंट, क्यूब बड़ा होता है इसलिए क्यू रहेगा कैपिटल, पॉइंट छोटा होता है एज कंपेयर टू क्यूब इसलिए रहेगा P छोटा रहेगा, और ये दोनों क्या रहेंगे, पॉजिटिव रहेंगे, और जो बचे वो सब क्या रहेंगे, नेगेटिव रहेंगे। ओके, अब हम पहले जनरेटिव फंक्शन को कैसे हमें यूज करना है, कैसे हमें एप्लीकेशन में आना समझने की कोशिश करते हैं। तो जो हमारा F1 जनरेटिंग फंक्शन है तो समझ में आ गया कि स्मॉल q कैपिटल Q एंड टाइम का फंक्शन है, QK एंड टाइम का फंक्शन है। तो हमें देखना है कि इसमें एब्सेंट क्या है, क्या प्रेजेंट नहीं है। जैसे हमारे पास यहाँ पे वेरिएबल है स्मॉल q कैपिटल Q स्मॉल p कैपिटल P, ये वेरिएबल्स हैं, टाइम भी है, ये वेरिएबल 4 है मेन। इन वेरिएबल में क्या यहाँ पर एब्सेंट है हमें ये देखना है। तो अगर पहले जनरेटिव फंक्शन को देखें, इसमें स्मॉल q भी है कैपिटल Q भी है, एब्सेंट क्या है, इसमें एब्सेंट है स्मॉल p कैपिटल P। तो यहाँ पर लिखा हमने कि जो हमारा जनरेटिव फंक्शन F1 है वो स्मॉल p और कैपिटल P से इंडिपेंडेंट है, स्मॉल p और कैपिटल P से क्या है, इंडिपेंडेंट है। तो इसका मतलब जो इक्वेशन बनेगी वो स्मॉल p और कैपिटल P की ही बनेगी, स्मॉल p और कैपिटल P की ही बनेगी। तो पहली इक्वेशन मेरी होगी स्मॉल p की और दूसरी इक्वेशन मेरी होगी कैपिटल
पीके। बस ध्यान रखना है जब हम F1 जनरेटिव फंक्शन यहां पे ले रहे हैं और जब हम पीके की इक्वेशन लिखेंगे तो यहां पे क्यूके आएगा, और जब पीके के लिखेंगे तो क्यूके आएगा, और क्यूके के लिखेंगे तो पीके आएगा। दूसरी बात, स्मॉल पीके लिखेंगे तो स्मॉल क्यू आएगा, और कैपिटल पीके लिखेंगे तो कैपिटल क्यू आएगा। जो यहां पर लिखा होगा वो यहां नहीं आएगा, और स्मॉल है तो स्मॉल ही आएगा, कैपिटल है तो कैपिटल ही आएगा। तो इसका मतलब पहले हमें देखना है कि F1 में एब्सेंट क्या है। F1 में एब्सेंट क्या है? पीके और पीके एब्सेंट है। स्मॉल पी और कैपिटल पी दोनों ही यहां पर प्रेजेंट नहीं है, तो इसका मतलब जो इक्वेशन बनेगी वो स्मॉल पी और कैपिटल पी की बनेगी। स्मॉल पी की इक्वेशन में देखो, स्मॉल पी की जो इक्वेशन होगी हम बना किससे रहे हैं? F1 जनरेटिव फंक्शन से बना रहे हैं, तो F1 को हम पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे। यहां स्मॉल पे तो यहां पे स्मॉल क्यू आ जाएगा, ध्यान रखना स्मॉल क्यू आ जाएगा, ठीक है। तो पीके की इक्वेशन रहेगी माइनस डेल F1 अपॉन डेल क्यू के हो जाएगा। ऐसे जब हम पीके के लिखेंगे, पीके की जब हम लिखेंगे तो हम करेंगे डेल F1, क्योंकि हम F1 से निकाल रहे हैं, और यहां पीके तो यहां पे क्यू के आएगा, ठीक है, और यहां स्मॉल, यहां कैपिटल तो यहां पे भी कैपिटल आएगा। दूसरी बार हमें देखना है कि नेगेटिव साइन और पॉजिटिव साइन किसमें आता है। देखो ये स्मॉल पी है, स्मॉल पी तो पॉजिटिव ही रहता है, तो पॉजिटिव ही रहने देंगे, और जो हमारा क्या है कैपिटल पी है वो नेगेटिव आता है, तो इसलिए यहाँ पे एक नेगेटिव साइन भी हम इंट्रोड्यूस कर देंगे। ओके, जब हमारा पीके निकल गया, हमारा पीके निकल गया, उसके बाद हम अगर नए हैमिल्टोनियन की बात करें, ये तो हमारा ओल्ड हैमिल्टोनियन, ये हमारा न्यू हैमिल्टोनियन है। इस न्यू हैमिल्टोनियन की बात करें तो ओल्ड हैमिल्टोनियन में जब हम इस जो जनरेटिव फंक्शन के पार्शियल डेरिवेटिव को जब हम ऐड कर देते हैं तो हमें न्यू हैमिल्टोनियन मिल जाता है। ओल्ड हैमिल्टोनियन प्लस पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टाइम ऑफ जनरेटिंग फंक्शन जो है हमें न्यू हैमिल्टोनियन की वैल्यू दे देता है। सिमिलरली अब हम F2 जो हमारा जनरेटिव फंक्शन है उसका यहां पर यूज करने वाले हैं। तो अगर मैं F2 जनरेटिव फंक्शन की बात करूं तो जैसे कि अगर हम इस ट्रायंगल को देख के बताएं तो ये स्मॉल क्यू और कैपिटल पी का फंक्शन होता है, ठीक है। तो जो F2 है वो स्मॉल क्यू कैपिटल पी एंड टाइम का फंक्शन होने वाला है। अब यहां पर देखो एब्सेंट क्या है, यहां पे स्मॉल क्यू तो है बट कैपिटल क्यू नहीं है, तो कैपिटल क्यू यहां पे एब्सेंट है, और यहां पर क्या देखो कैपिटल पी है पर स्मॉल पी नहीं है। तो इसका मतलब जो हमारा जनरेटिव फंक्शन F2 है, ये F2 जनरेटिव फंक्शन जो है कैपिटल क्यू के और स्मॉल पी के पर डिपेंड नहीं करता है, तो इसलिए इसी की इक्वेशन बनेगी यहां पर, ठीक है। तो कैपिटल क्यू के की इक्वेशन देखो क्या बनेगी, और स्मॉल पी के की देखो क्या बनेगी। मैंने आपको कहा था कि जनरेटिव फंक्शन हम F2 से निकाल रहे हैं तो F2 का डिफरेंशिएशन होगा पार्शियली। यहां हम क्यू के रेस्पेक्ट में निकाल तो यहां पी के लिखा जाएगा। दोनों ध्यान रखना है, दोनों या तो कैपिटल ही हो या स्मॉल ही हो, कैपिटल ही हो या स्मॉल ही हो, एक कैपिटल एक स्मॉल ऐसा नहीं हो, गलत हो जाएगा, ठीक है। तो क्यूके की जब मुझे इक्वेशन निकालना, क्योंकि क्यूके यहां प्रेजेंट नहीं है, तो क्यूके की इक्वेशन हो जाएगी इस F2 का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू पी के, यहां कैपिटल क्यू के तो यहां पर कैपिटल पी के आ जाएगा। सेकंड यहां पे एब्सेंट है स्मॉल पी के, तो स्मॉल पी के को देंगे डेल F अपॉन डेल क्यू के, क्योंकि यहां पी के है तो यहां क्यू के आएगा, और यहां पर स्मॉल है तो यहां पे भी क्या आएगा स्मॉल आएगा। फिर इसका हम पॉजिटिव नेगेटिव साइन देखेंगे। यहां पर है कैपिटल क्यू, ऑब्वियसली कैपिटल क्यू पॉजिटिव होता है, हमने यहां पर लिखा हुआ है, और स्मॉल पी भी पॉजिटिव ही होता है, तो ये दोनों इक्वेशन करेक्ट है। तो नया हैमिल्टोनियन हमारा निकल के आएगा सेम वही ओल्ड हैमिल्टोनियन प्लस जो हमारा जनरेटिंग फंक्शन है इसका पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टाइम हम ऐड कर देंगे तो हमें न्यू हैमिल्टोनियन मिल जाएगा। चलते हैं हम थर्ड जनरेटिंग फंक्शन की तरफ को। थर्ड जनरेटिंग फंक्शन हमारा है F3 PQ टाइम का। जैसे मैंने कहा था आपको कैसे आइडिया लगाओगे, हम स्मॉल p कैपिटल क्यू एंड टाइम का ये फंक्शन रहेगा, स्मॉल p कैपिटल क्यू एंड टाइम का फंक्शन रहेगा। इंडिपेंडेंट किससे है ये इंडिपेंडेंट आपका है कैपिटल P से स्मॉल q से। अब इसमें देखो यहां पर इन चार क्वांटिटी में से यहां पर एक तो कैपिटल P आपको नहीं दिखाई दे रहा और आपको स्मॉल q नहीं दिखा रहा, तो कैपिटल P और स्मॉल q की इक्वेशन यहां पर लिखी जाएंगी। कैपिटल P की अगर हम बात करें तो हम निकाल रहे हैं थर्ड जनरेटिव फंक्शन से, तो F3 का पार्शियल डिफरेंशिएशन यहां पर होगा विद रिस्पेक्ट टू, यहां P है तो यहां Q, कैपिटल P का कैपिटल Q के रिस्पेक्ट में करोगे, कैपिटल P निकालने के लिए कैपिटल Q के रेस्पेक्ट में करोगे। ऐसे ही तुम्हारा यहां स्मॉल q है तो यहां पे स्मॉल p आएगा, ठीक है। सेम साइज सेम होना चाहिए, स्मॉल है तो स्मॉल, कैपिटल है तो कैपिटल, यहां q तो यहां p तो यहां q, ये ध्यान रखना बस। दूसरी बात, कैपिटल P और स्मॉल q की हम बात करें तो कैपिटल P और स्मॉल q दोनों ही नेगेटिव होते हैं, तो इसलिए यहां पे मैंने नेगेटिव साइन इंट्रोड्यूस कर दिया है। फिर वही जो थर्ड जनरेटिव फंक्शन है उसका टाइम के रिस्पेक्ट में अगर हम पार्शियल डिफरेंशिएशन करें, उसे ऐड कर दें ओल्ड हैमिल्टोनियन में, तो हमें न्यू हैमिल्टोनियन मिल जाता है। अब चलते हैं लास्ट हमारे जनरेटिव फंक्शन की तरफ को। सिमिलरली हम इसको भी लिख सकते हैं F3 जो है हमारा वो किस किस का फंक्शन है,
हमारा स्मॉल p एंड कैपिटल P का फंक्शन है, स्मॉल p एंड कैपिटल P का फंक्शन है, तो इसमें स्मॉल q और कैपिटल Q एब्सेंट है, यानी ये इंडिपेंडेंट फ्रॉम द स्मॉल q एंड कैपिटल Q। जब स्मॉल q का फॉर्मूला आप लिखोगे तो इसी फंक्शन को अब पार्शियल डेरिवेटिव करना पड़ेगा, यहाँ पे स्मॉल q तो कैपिटल P, सॉरी स्मॉल q तो स्मॉल p के रिस्पेक्ट में करना पड़ेगा। ऐसे ही कैपिटल Q निकालना है तो P के रेस्पेक्ट में करना पड़ेगा, यहाँ पे कैपिटल Q तो यहाँ पे कैपिटल P होगा। दूसरी बात साइन देख लो, स्मॉल q भी स्मॉल q, यहाँ पे स्मॉल q है, स्मॉल q होता है नेगेटिव और कैपिटल Q होता है पॉजिटिव, और फिर वही जो हमारा न्यू हैमिल्टोनियन होगा वो ओल्ड हैमिल्टोनियन प्लस जनरेटिव फंक्शन का हमें पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टाइम ऐड कर देना है। तो ये जनरेटिव फंक्शंस आपको याद करने पड़ेंगे, तभी आप CSIR नेट में आए हुए क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे या गेट में आए हुए क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। बेसिकली यहाँ पर जो क्वेश्चन आता है वो कॉम्बिनेशन आता है पॉइजन ब्रैकेट और आपका ये जनरेटिव फंक्शन और कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन के मिक्स क्वेश्चन करके आते हैं, जिसको हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। जनरेटिंग फंक्शन से रिलेटेड 2 क्वेश्चंस जो CSIR नेट में आए हुए हैं वो यहाँ हम सॉल्व करने वाले हैं, और बचे हुए रिमेनिंग क्वेश्चंस में इसके नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करूंगा। तो अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। अ कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम स्मॉल p टू कैपिटल Q, स्मॉल p से कैपिटल P पे हमें एक कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन दी हुई है और हमें एक हैमिल्टोनियन दिया हुआ है, ओल्ड हैमिल्टोनियन है बेसिकली, जिसमें स्मॉल p स्क्वायर बाय ट्वाइस m प्लस हाफ m ओमेगा स्क्वायर स्मॉल q का होल स्क्वायर है, और हमें एक जनरेटिव फंक्शन दिया हुआ है। इस जनरेटिव फंक्शन के थ्रू ही हमने ये ट्रांसफॉर्मेशन की हुई है। जनरेटिव फंक्शन की वैल्यू है हाफ m ओमेगा q स्क्वायर कॉट q। अब हम बोल रहे हैं कि अगर q 0 पर 0 है तो हमें बताना है इनमें से कौन सा ग्राफ जो है वो qt एंड टाइम का रिलेशन को रिप्रेजेंट करता है, यानी कौन सा जो ग्राफ है ये qt, कैपिटल QT और टाइम, कैपिटल Q और टाइम को आपस में रिलेट करता है, हमें बताना है। तो कैपिटल Q और टाइम के बीच में हमें जो कौन सा ग्राफ करेक्ट है बताने के लिए हमें सबसे पहले उनके बीच में रिलेशन फाइंड करना होगा। तो कैपिटल Q निकालने के लिए हमें यूज करनी पड़ेगी हैमिल्टन इक्वेशन ऑफ मोशन। जैसे आप जानते ही हो कैपिटल Q कितना होता है, हैमिल्टन इक्वेशन ऑफ मोशन में Q डॉट इक्वल्स टू आएगा डेल H बार अपॉन डेल P। यहां पर हमें कैपिटल Q पूछा गया है, इसलिए हमने कैपिटल Q के रेस्पेक्ट में इक्वेशन लिखी है, तो यहां पर कैपिटल P आया हुआ है। दूसरी बात, हमने हैमिल्टोनियन ओल्ड वाला नहीं लिया, हमने न्यू हैमिल्टोनियन लिया है। न्यू हैमिल्टोनियन हमने इसलिए लिया बिकॉज जो कैपिटल Q है वो न्यू हैमिल्टोनियन करस्पॉन्डिंग है, इससे करस्पॉन्डिंग हैमिल्टोनियन H होगा, इससे करस्पॉन्डिंग H बार होगा। तो हमें पहले न्यू हैमिल्टोनियन फाइंड करना पड़ेगा, उसके बाद ही हम इस Q की वैल्यू निकाल पाएंगे। तो हैमिल्टोनियन कैसे फाइंड करते हैं बता चुका हूं मैं आपको। तो हैमिल्टोनियन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, न्यू हैमिल्टोनियन का फॉर्मूला होता है ओल्ड हैमिल्टोनियन प्लस जनरेटिंग फंक्शन का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ये फॉर्मूला हमारे पास होता है, हर केस में यही फॉर्मूला होता है। अगर हम बात करें ये जनरेटिव फंक्शन की, तो जनरेटिव फंक्शन जो है टाइम पर डिपेंड नहीं करता, इसमें कहीं भी टाइम नहीं आ रहा, ये टाइम इंडिपेंडेंट जनरेटिव फंक्शन है। तो टाइम के रेस्पेक्ट में इसका डिफरेंशियल 0 हो जाएगा, तो ये पार्ट हमारा 0 हो जाएगा। तो H प्लस 0, यानी कि जो ओल्ड हैमिल्टोनियन है वो न्यू हैमिल्टोनियन के बराबर आएगा। लेकिन अंतर क्या होगा कि जो ओल्ड हैमिल्टोनियन है वो स्मॉल q के टर्म्स में होगा और न्यू हैमिल्टोनियन कैपिटल P के टर्म्स में होने वाला है। तो उसका मतलब हमारा जो न्यू हैमिल्टोनियन आ गया वो क्या आ गया, इक्वल्स टू ओल्ड हैमिल्टोनियन। तो ओल्ड हैमिल्टोनियन की वैल्यू कितनी है, स्मॉल p स्क्वायर बाई ट्वाइस m प्लस हाफ m ओमेगा स्क्वायर स्मॉल q स्क्वायर। ये हमारे पास ओल्ड हैमिल्टोनियन की वैल्यू है। बट ये न्यू हैमिल्टोनियन तब तक नहीं बनेगा जब तक इसको हम कैपिटल की P की फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर लेते। उसके लिए हमें यूज करना पड़ेगा जनरेटिंग फंक्शन का। तो अगर हम जनरेटिंग फंक्शन को ध्यान से देखिए अपने, तो जनरेटिंग फंक्शन हमारे पास है f इक्वल्स टू हाफ m ओमेगा q स्क्वायर कॉट q। तो जनरेटिंग फंक्शन किससे इंडिपेंडेंट है, इस जनरेटिंग फंक्शन में स्मॉल q आ रहा है, कैपिटल Q आ रहा है, स्मॉल p और कैपिटल P प्रेजेंट नहीं है। तो स्मॉल p एंड कैपिटल P की इक्वेशन हम यहां पर से लिख पाएंगे। तो स्मॉल p की इक्वेशन क्या आती है, स्मॉल p की इक्वेशन आती है डेल f अपॉन डेल q, यानी कि समय q के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूंगा अगर तो 2 आगे आएगा तो m ओमेगा q कॉट q हो जाएगा। ऐसे अगर मैं कैपिटल P निकालूं, कैपिटल P का फॉर्मूला था माइनस का डेल f अपॉन डेल q, ये हम डिस्कस कर चुके हैं इससे पहले q। इसको मुझे कैपिटल Q के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, तो मेरे पास ये बन जाएगा, देखो माइनस कॉट Q का डिफरेंशिएशन कितना होगा, माइनस कॉसेक स्क्वायर Q। तो ये वाला माइनस प्लस हो जाएगा, तो ऑब्वियसली ये कितना आएगा, हाफ m ओमेगा Q स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर Q, क्योंकि मैंने Q के रेस्पेक्ट में कर दिया। तो कॉट Q का हो गया माइनस कॉसेक स्क्वायर Q, इसका माइनस और ये वाला माइनस, दोनों क्या हो गए, प्लस हो गए।
ओके तो हमें ये स्मॉल पी की वैल्यू मिल गई, हमें कैपिटल पी की वैल्यू मिल गई। अब हमें इसको रख कर, यानी इसमें से एक तो हमें स्मॉल पी को भी एलिमिनेट करना है और हमें इसमें स्मॉल क्यू को भी एलिमिनेट करना है, और दूसरी बात हमें जो हैमिल्टोनियन है उसका डेरिवेशन करना है, उसका डेरिवेटिव निकालना है विद रिस्पेक्ट टू कैपिटल पी। तो हम कोशिश करेंगे कि जो हमारा हैमिल्टोनियन पूरा का पूरा कैपिटल पी के टर्म्स में आ जाए। जब ये कैपिटल पी के टर्म्स में आएगा तभी तो कैपिटल पी के टर्म्स में इसको हम पार्शियल डेरिवेटिव कर पाएंगे। अगर हम स्मॉल क्यू के टर्म्स में लिख देंगे तो पी के टर्म्स में कैसा डेरिवेटिव निकालेंगे, डेरिवेटिव करेंगे इसका ना। तो हमें करना क्या है, सबसे पहले हम एक काम करते हैं, इनकी वैल्यू रख के देखते हैं। एच बार इक्वल टू स्मॉल पी की वैल्यू देखते हैं। तो स्मॉल पी की वैल्यू ये है, अगर मैं स्मॉल पी की वैल्यू यहाँ रख दूँ, वहाँ पी का स्क्वायर तो यहाँ हो जाएगा एम स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर क्यू स्क्वायर, एम स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर क्यू स्क्वायर कॉट स्क्वायर क्यू। ये तो पी का स्क्वायर मैंने पुट कर दिया, डिवाइडेड बाई ट्वाइस एम है, डिवाइडेड बाई ट्वाइस एम प्लस हाफ एम ओमेगा स्क्वायर। यहाँ स्मॉल क्यू की वैल्यू देते हैं। स्मॉल क्यू की वैल्यू में कोशिश करनी है कि हम किसके टर्म में रखें, कैपिटल पी के टर्म्स में रखें। तो यहाँ पे कैपिटल पी है, यहाँ पे भी स्मॉल क्यू है, बट यहाँ से अगर हम स्मॉल क्यू निकालते हैं तो हमें वो स्मॉल पी के रेस्पेक्ट में मिलेगा, लेकिन हमें कैपिटल पी के रेस्पेक्ट में रखना, क्योंकि हमें लास्ट में इसको डेरिवेटिव कैपिटल पी के टर्म में ही निकालना है। तो इसलिए हमें करना क्या है, यहाँ से निकालेंगे इसकी वैल्यू, पी की वैल्यू निकालेंगे यहाँ से हम, ठीक है। तो यहाँ पर ऑब्वियसली क्यू स्क्वायर की वैल्यू है, तो क्यू स्क्वायर की वैल्यू मैं यहाँ से निकालूँ तो 2 यहाँ मल्टीप्लाई होगा, 2p आ जाएगा ऊपर से, 2p डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई एम डिवाइड में आएगा ओमेगा डिवाइड में आएगा कॉसेक स्क्वायर क्यू डिवाइड में आएगा, एम आएगा ओमेगा आएगा और कॉसेक स्क्वायर क्यू डिवाइड में आएगा, ठीक है ना। तो क्यू स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 2p डिवाइडेड बाई एम ओमेगा कॉसेक स्क्वायर क्यू, ये वैल्यू आ जाएगी। अब थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, एम से एम कट गया, यहाँ पे एच बार तुम्हारे पास आ गया 1/2, तो ऐसी है एम ओमेगा स्क्वायर क्यू स्क्वायर कॉट स्क्वायर क्यू प्लस ये 2 से 2 कट गया, एम से एम कट गया, ओमेगा से ओमेगा कट गया, तो ये बचा ओमेगा पी डिवाइडेड बाय कॉसेक स्क्वायर क्यू। कॉसेक स्क्वायर क्यू को हम क्या लिख सकते हैं, साइन कॉस टेन कॉसेक, कॉसेक क्या 1 साइन कर सकते हैं, तो उसको लेंगे साइन स्क्वायर क्यू। ओके तो अब ये वाला टर्म जो है ये तो कैपिटल पी के टर्म्स में आ गया, लेकिन ये वाला टर्म अभी भी कैपिटल पी के टर्म्स में नहीं है, स्मॉल क्यू के टर्म्स में है। तो स्मॉल क्यू की वैल्यू हम रखते हैं कैपिटल पी के टर्म्स वाली, ठीक। तो इसको एच बार को ऐसे देता हूं, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर कॉट स्क्वायर क्यू प्लस ओमेगा पी साइन स्क्वायर क्यू। यहां मुझे क्यू स्क्वायर की वैल्यू पुट कर देनी है। क्यू स्क्वायर की वैल्यू मेरे यहां से कितनी मिलेगी मुझे, 2p डिवाइडेड बाई एम ओमेगा कॉसेक स्क्वायर क्यू, एम ओमेगा कॉसेक स्क्वायर क्यू, ठीक है। अब यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और m से m कैंसिल हो जाएगा, ओमेगा से ओमेगा कैंसिल हो जाएगा, तो मेरा h बार बचेगा, यहाँ बचेगा ओमेगा p और डिवाइड मेरे पास कॉसेक स्क्वायर क्यू है, वो कॉसेक स्क्वायर क्यू ऊपर जाकर बन जाएगा, कॉसेक स्क्वायर क्यू ऊपर जाकर बन जाएगा साइन कॉस टेन कॉसेक साइन स्क्वायर क्यू बन जाएगा, ठीक है। नहीं सॉरी अभी एक कैंसिल आउट होगा बिकॉज यहाँ पर क्या है, हाँ ठीक है, कॉसेक स्क्वायर क्यू ऊपर जाकर बन जाएगा साइन स्क्वायर क्यू और कॉट स्क्वायर क्यू बन जाएगा कॉस स्क्वायर क्यू डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर क्यू प्लस ओमेगा पी साइन स्क्वायर क्यू। अब ये देखो साइन से साइन कट जाएगा तो मेरा हैमिल्टन आएगा ओमेगा पी कॉमन आ जाएगा, यहाँ बचेगा मेरे पास कॉस स्क्वायर क्यू, यहाँ बचेगा साइन स्क्वायर क्यू और कॉस स्क्वायर क्यू प्लस साइन स्क्वायर क्यू कितना होता है 1 होता है, तो ये पार्ट 1 हो जाएगा। तो मेरा जो न्यू हैमिल्टोनियन है वो आ जाएगा ओमेगा पी आ जाएगा, तो मेरा न्यू हैमिल्टोनियन ओमेगा पी हो गया। बस अब ओमेगा पी निकल गया, अब यहाँ से हम इसमें रख सकते हैं, इसमें अगर मैं रखूँ यहाँ पर तो क्यू डॉट मेरा कितना आ जाएगा, डेल एच अपॉन डेल पी। मुझे इस हैमिल्टोनियन को पी के रेस्पेक्ट में करना है, तो इसको जैसे मैं पी के रेस्पेक्ट में करूंगा तो क्या होगा, पी हो जाएगा 1 बचेगा ओमेगा, तो यहां रख देते हैं वैल्यू, ये आ जाएगा ओमेगा, क्योंकि मैं जब इस एच का पी के रेस्पेक्ट में सिर्फ ओमेगा बचेगा। तो मुझे मिला क्यू डॉट इक्वल्स टू ओमेगा, मुझे क्या मिला, क्यू डॉट मतलब डी क्यू बाई डी टी, डी क्यू बाई डी टी मुझे मिल गया ओमेगा और मेरे को मिल जाएगा डी क्यू इक्वल्स टू ओमेगा डी टी। अब मैं दोनों साइड इंटीग्रेशन कर दूं तो यहां मुझे मिलेगा क्यू, यहां मिलेगा ओमेगा टी प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है, मुझे यहां मिलेगा क्यू और यहां मिलेगा ओमेगा टी प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी मान लेता हूं। अब क्वेश्चन में मेरे को दिया हुआ है जब टाइम 0 है तो क्यू भी 0 है, जब टाइम आप 0 रखोगे तो क्यू भी क्या मिलेगा 0, तो यहां से सी भी 0 आ जाएगा आपको, जब टाइम 0 है क्यू भी 0 है तो सी भी यहां से मुझे 0 मिल जाएगा, तो कॉन्स्टेंट 0 हो जाएगा। तो कॉन्स्टेंट जब मुझे 0 मिलेगा, ये वाला जब मुझे 0 मिलेगा तो क्यू इक्वल टू मेरे पास आएगा ओमेगा टी, तो ये वाई इक्वल्स टू एम एक्स रिलेशन दे रहा है मुझे, क्या दे रहा है, वाई इक्वल्स टू एम एक्स, तो यानी कि स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है y इक्वल्स टू एम एक्स। अगर मैं y एक्सिस में q बनाऊं और x एक्सिस में सॉरी टाइम बनाऊं, ठीक है, तो मेरा ये जो है इक्वेशन ओरिजिन से पास होगी, क्योंकि y इक्वल्स टू एम एक्स वाला जो कर्व होता है स्ट्रेट लाइन पासेस थ्रू द ओरिजिन होता है, तो मेरा यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट होगा, क्योंकि इस रिलेशन से मुझे यही मालूम पड़ता है कि यहाँ पर जो कर्व है वो स्ट्रेट लाइन का कर्व है।
अब ये मेरा न्यू क्वेश्चन है, इसमें आपको ओल्ड हैमिल्टोनियन दिया हुआ है। ये क्वेश्चन आपका नेट दिसंबर 2014 में आया था, वो 15 में आया हुआ क्वेश्चन था। तो इसको अगर मैं ध्यान से देखूँ, यहाँ पे मेरे को हैमिल्टोनियन दिया हुआ है स्मॉल p और स्मॉल q के टर्म्स में, और जनरेटिंग फंक्शन दिया हुआ है, और मुझे बोला कि इसमें से जो न्यू हैमिल्टोनियन है वो क्या होगा। ओल्ड हैमिल्टोनियन की अगर मैं बात करूँ, अगर मैं न्यू हैमिल्टोनियन की बात करूँ तो क्या होता है, ओल्ड हैमिल्टोनियन प्लस डेल एफ अपॉन डेल टी होता है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे एफ को देखें तो जनरेटिंग फंक्शन जो गिवन है वो टाइम पर डिपेंड नहीं करता, तो यानी कि ये वाला पार्ट 0 हो जाएगा, ये पार्ट 0 हो जाएगा। तो मेरा एच बार जो आ जाएगा वो ओल्ड हैमिल्टोनियन के जैसा ही आ जाएगा, पी स्क्वायर बाई ट्वाइस एम प्लस हाफ एम ओमेगा स्क्वायर क्यू स्क्वायर, ओल्ड हैमिल्टोनियन के जैसा ही आ जाएगा। बट ये कि स्मॉल p स्मॉल q के टर्म्स में इसे हमें कैपिटल Q कैपिटल P के टर्म्स में एक्सप्रेस करना पड़ेगा विद द हेल्प ऑफ जनरेटिंग फंक्शन। तो जनरेटिंग फंक्शन हमारे पास कितना है, जनरेटिंग फंक्शन हमारे पास है f इक्वल्स टू माइनस कैपिटल Q बाई Q। इसमें एक तो मेरे पास स्मॉल p नहीं है, एक मेरे पास स्मॉल q नहीं है, सॉरी स्मॉल p और कैपिटल P नहीं है। तो अगर मैं स्मॉल p निकालूं तो आएगा डेल f अपॉन डेल q आएगा। q के रेस्पेक्ट में अगर इसको मैं करूं तो माइनस का q हो जाएगा, और 1/q का होता है माइनस q स्क्वायर, 1/q स्क्वायर होता है। ऐसे में कैपिटल P निकालूं अगर, तो कैपिटल P का तो माइनस के टर्म में होता है डेल f अपॉन डेल, यहाँ पे q होता है, यहाँ पर q हो जाएगा। तो q के टर्म्स में करूं तो कितना जाएगा, माइनस ये वाला माइनस प्लस q का 1 तो 1/q हो जाएगा। तो मुझे यहाँ मिल गया स्मॉल p इक्वल्स टू कैपिटल Q बाई Q स्क्वायर और कैपिटल P इक्वल्स टू 1/q। कर लो इसको। अब देखो आंसर में, देखो आंसर में हमारे पास कैपिटल P और कैपिटल Q के टर्म्स में है, तो हटा दो स्मॉल p को। स्मॉल p को मैं यहाँ से हटाऊं तो स्मॉल p की वैल्यू मेरा q अपॉन q स्क्वायर है। तो यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा h बार इक्वल्स टू स्मॉल p की जगह पे मैं रख दूं अगर q स्क्वायर अपॉन q टू द पावर 4 मल्टीप्लाई बाय ट्वाइस है। क्या करा मैंने, p स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दी, p का स्क्वायर का तो यहाँ मिलेगा q का स्क्वायर डिवाइडेड बाय ये ऑलरेडी स्क्वायर टू पावर 4 हो जाएगी, और डिवाइड में 2m ऑलरेडी है, प्लस हाफ m ओमेगा स्क्वायर। q स्क्वायर की वैल्यू देखूं तो q स्क्वायर की वैल्यू p के टर्म्स में रख दूं तो यहां से q स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 1/p स्क्वायर, तो 1/p स्क्वायर हो जाएगा। अब सिंप्लीफाई कर लेंगे इसको, हम सिंप्लीफाई करके हमारा आंसर मिल जाएगा। तो q स्क्वायर अपॉन 2m q की पावर 4 प्लस हाफ m ओमेगा स्क्वायर p की पावर -2, तो ये वाला पर डी ऑप्शन करेक्ट है। हाफ m q स्क्वायर डी ऑप्शन में है किसमें, ओके q स्क्वायर, यहाँ p टू द पावर 4 दिया हुआ है, हमें p टू द पावर 4 दिया हुआ है। p टू द पावर 4 हम कर सकते हैं बिकॉज हम जानते हैं कि p और q में भी रेसिप्रोकल का रिलेशन है, ठीक है ना। तो इसको हम ऐसे कर सकते हैं, जो 1 अपॉन q है उसको हम p से रिप्लेस कर देंगे, तो यहाँ पर p की पावर 4 ऑटोमेटिकली हो जाएगा m ओमेगा स्क्वायर p की पावर -2, क्योंकि ये 1/q है और 1/q हमारा p के इक्वल्स है। तो इसका मतलब q की पावर 4 p की पावर 4 के बराबर हो जाएगा, तो 1/q की पावर 4 की जगह p की पावर 4 रिप्लेस कर देंगे, तो मेरा आंसर आ जाएगा हाफ m q स्क्वायर p की पावर 4 प्लस हाफ ओमेगा स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 p की पावर -2। तो डी ऑप्शन का करेक्ट हो जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं जितने भी अभी क्वेश्चन आ चुके हैं उसको पूरा क्लियर कर दूंगा, पूरा समझा दूंगा आपको। अगर आप भी सब्सक्राइब नहीं तो कर दो, प्लीज कर दो।